हाँ जी, ये मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ आईटी सब्जेक्ट है। इसके 3 पेपर लास्ट ईयर के सॉल्व करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स की डिमांड थी, बोला जी हमारी कंपार्टमेंट आई है, फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर है, फंडामेंटल ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके मेरे पास में ये 3 पेपर हैं, 1, 2 और ये 3 पेपर हैं। ये तीनों पेपर लास्ट ईयर के हैं मेरे पास में। ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। और इस वीडियो में अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे, सारा पेपर तैयार हो जाएगा। और ये मेरी वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, याद कर लेना, लिख लिख के अभ्यास कर लेना। और बुक है, ये फंडामेंटल आईटी की बुक है, नोट पब्लिकेशन की बुक है, अच्छी किताब दे रखी है। इसमें से मैं आपको पेज नंबर बता दूंगा, डायग्राम नंबर बता दूंगा, वो आप कर लेना। ठीक है, मैं किसी पब्लिकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हमें अपना काम चलाना है। बच्चे जैसे कह रहे हैं जी हमारा सब्जेक्ट बड़ा टफ है, हमें समझ में नहीं आ रहा, और आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। तो अगर अब ये आप मेरी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, बार बार रिपीट करके देख लेना। ये वीडियो अगर आपने समझ लिए, देख लिए, तैयार कर ली ना, तो आप लोग पेपर बड़े अच्छे से देख के आओगे। अभी तक मैंने जो वीडियो बनाई है, और बहुत सारे सब्जेक्टों मैंने अपने यूट्यूब चैनल विकास एंड एकेडमी में डाल भी रखी है। और स्टूडेंट्स ने मेरे व्हाट्सएप नंबर 9466460178 पे मेरे को व्हाट्सएप करके हेल्प मांग रहे हैं कि जी हमें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, इस सब्जेक्ट का वीडियो बना दो, इसमें हमें पढ़ा दो। तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन हेल्प कर रहा हूँ कि आप लोगों का बहाना खत्म हो जाएगा कि हमें जी को पढ़ाने वाला नहीं था। ठीक है, आप लोग पढ़ने वाले बनो। अगर आज भी अगर आप तैयार कर लोगे, पेपर आपका कल है, तो पेपर आपका क्लियर, सॉरी परसों है आपका पेपर, तो बहुत टाइम पड़ा होगा आप लोगों का, ये पेपर क्लियर हो जाएगा। और इसी प्रकार से एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर है, वो भी मैं करवा रहा हूँ। कम्युनिकेशन इंग्लिश का जो है वो भी पेपर करवाऊंगा मैं। आप लोग मेरे को कमेंट कर करके बताते रहें, या मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए मेरे फोन नंबर पे जो मैंने बताया है, 9466460178 पे। मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ ऑनलाइन। ठीक है, ताकि आप लोगों का मनोबल बढ़ जाए, क्योंकि पढ़ाई करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल सा काम है। कई बार क्लासेस नहीं लगती, कई बार क्लासेस में आप ध्यान से नहीं पढ़ पाते हो। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो ये 3 पेपर मैं आपके तैयार करवा देता हूँ। 3 लास्ट ईयर के पेपर है मेरे पास में। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ आईटी जो सब्जेक्ट है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पेपर है इसका। और ये कंप्यूटर बेस आप लोगों का बेटा, आज के टाइम में जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो भी इंजीनियरिंग ना भी कर रहे, उनको कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए। आप खुद देखो, कंप्यूटर का जमाना है। तुम इसको पेपर को छोड़ो यार, तुम ये देखो कि तुम्हें यार क्यों सिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, आज के टाइम में जो बच्चे जिसको कंप्यूटर नहीं आता, समझो इलिटरेट मान लो, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। तो नई टेक्नोलॉजी का हर एक, आज के टाइम में कंप्यूटर का जमाना है, तो बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको सबको पता होना चाहिए, कैसे क्या चीज है। ये बहुत जरूरी है, इसी के लिए सब्जेक्ट डाल रखा है। फिर आप लोगों का एक सब्जेक्ट डाल रखा है कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश डाल रखा है कम्युनिकेशन स्किल्स, या इंग्लिश जो भी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो जिसका यार कम्युनिकेशन ही खराब है, जो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है, तो कम्युनिकेट करने के लिए जैसे हम लोगों को भाषा की जरूरत होती है, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं अगर आपको अपनी बात समझा ही नहीं पा रहा, तो उस केस में आपको मेरी बात समझ में कैसे आएगी। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भाई दूसरी चीज है, इंग्लिश आना चाहिए। आज के टाइम में पूरी धरती पे कहीं पे भी आप कोई भी चीज यहाँ बैठे बैठे काम कर सकते हो। ये बात देखिए, मैं अपने घर पे बैठे बैठे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप अलग अलग लोकेशन पे, गाँव में, देहात में, कहीं भी अलग अलग शहरों में बैठे बैठे मोबाइल पे मेरा वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में मेरा वीडियो देख रहे हो। तो ये कम्युनिकेशन का ही चमत्कार है। अब ये मैं इंडिया के लिए बना रहा हूँ, इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ। अगर मान लो साउथ इंडिया के लिए मुझे बनाना पड़े, या पूरे इंडिया को कवर करना पड़े, तो मुझे इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो साउथ के बच्चे उसको हिंदी आती नहीं। तो इस बात को समझो। और मुझे पूरे, मैं चाहता हूँ अलग अलग कंट्रीज में मेरा वीडियो जाए, तो भाई मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। तो इस बात को समझो, ये चीज जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसको सीखने के लिए पढ़ो, पेपर क्लियर करने के लिए ना पढ़ो। क्योंकि जो तुम सीखोगे जिंदगी भर तुम लोगों को उसी के नाम के पैसे मिलेंगे। ठीक है, जो आप सीख रहे हो ना, पैसे इसी चीज के मिलेंगे। तो ये कंप्यूटर आपको सीखना चाहिए, बेसिक मैथ आना चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए, आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाली चीजें हैं। जिसको ये चीजें आती हैं, वो आज के टाइम में ऑलराउंडर कहलाता है। हर जगह, हर फैक्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के बंदे की जरूरत रहती है। ठीक है,
तो इसीलिए मैं आप लोगों को सब्जेक्ट करवा रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट देखिए क्या है इसमें। जैसे मैंने पहला पेपर उठा लेता हूं, चलो इस पहले पेपर में देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यार सी आंसर है हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा? भाई डाटा का यूनिट जो होता है वो होता है बिट। बिट होता है 0 और 1 के रूप में होता है स्मॉलेस्ट। फिर होता है बाइट, ठीक है, सॉरी, फिर बिट, बिट के बाद आता है नेबल। नेबल होता है 4 बिट के समूह को बोलते हैं नेबल, ठीक है। और 8 बिट के समूह को बोलते हैं बाइट। तो सबसे छोटा आता है बिट, फिर उसके बाद होता है नेबल, NIBBLE बिल, और लास्ट में आता है बाइट, ठीक है ना। तो बाइट, ये बाइट के अंदर होती है 8, ठीक है। उसके बाद वर्ड में होते हैं 16 बिट। तो ये सबसे छोटा बिट है। कई बार नेबल के बारे में पूछ लेता है, कई बार बाइट के बारे में। किलो बाइट का मतलब 1024 बाइट होता है बेटा। 2 की शक्ति 8, 2 रेज़ टू पावर 8, 1000, सॉरी 2 की शक्ति 10 होता है बच्चों, 2 रेज़ टू पावर 10। तो 2 की शक्ति 1024 बाइट के बराबर होता है किलो बाइट। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आता है और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपको, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप समझ लीजिए चीजें क्या है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बिट सबसे छोटा यूनिट है। नेबल का मतलब 4 बिट, और बाइट का मतलब 8 बिट। किलो बाइट का मतलब 1024 बिट बाइट्स, सॉरी बिट्स नहीं होगी, ये बाइट्स होगी। मेमोरी की कैपेसिटी हम बता रहे हैं हम लोग, बाइट होगी यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर? अब देखो फिजिकल डिवाइस का मतलब ये है कि जिसको हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइस की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे, देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ना हमारा, तो ये हार्डवेयर डिवाइस की बात कर रहा है। तो हार्डवेयर में क्या है, जिसको हम छू सकते हैं। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और पैकेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइस? अब फिजिकल क्या बेटा? हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, सिस्टम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, पैकेज को छू नहीं सकते। तो हार्डवेयर जो है फिजिकल डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड? भाई कंप्यूटर में आपने कोई डाटा डालना है, मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रक्शन डालनी है, या आपने कंप्यूटर से कोई आउटपुट लेनी है मान लीजिए, तो कैसे लेोगे या कैसे डालोगे? भाई कंप्यूटर में कोई चीज डालने का तरीका वो क्या है, ये मान लो आपने कुछ खाना है तो यार मुंह से ही तो खाओगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में आउटर वर्ल्ड से जोड़ने के लिए क्या क्या हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं। इनपुट से कंप्यूटर के अंदर डाटा डालेंगे, ये इंफॉर्मेशन डालेंगे। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है भाई, कि तुम बताओ यार इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है कंप्यूटर के साथ में। कीबोर्ड है, माउस है, लाइट पेन है, माइक है, कैमरा है, ये सब, वेब कैम जो है, ये सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होगा? डिस्प्ले जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ये सब आउटपुट डिवाइसेस हम लोग, माइक, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ये सब क्वेश्चन आते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज यूज ऑफ लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट? अब ये कहता है बेटा कि आपने मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में बैठे हैं और मेरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे कोई दिक्कत आ रही है, मैं कहता हूं यार हेल्प करो मेरी, मुझे बताओ। तो मेरे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से कैसे करोगे? तो यहाँ पे टेलीनेट, टेलनेट का इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। ईमेल, देखो ईमेल करने के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अलग है, यूजर नेट अलग है, तो टेलनेट, ठीक है ना। URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। बेटे ये वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो है, ये भी आपको बताऊंगा, ये फुल फॉर्म आएगी आप लोगों की। ये अलग अलग पेपरों में दे रखे हैं, जैसे इस पेपर में भी दे रखा है, URL के वेब दे रखा है। जैसे इसको इस पेपर में देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे HTML है, हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के कॉमन कॉमन से क्वेश्चन है। जैसे एक देखो www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। फेसबुक इज ए, फेसबुक क्या भाई? सोशल मीडिया टूल है। 1 बाइट हैज, अब देखो सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, 1 बाइट में कितनी बिट्स होती है बेटा? 8 बिट होती है, ठीक है ना। ये चीजें आप लोगों के क्वेश्चन आता है। अब इनपुट सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट, अच्छा, टेलनेट स्टैंड फॉर टेली नेटवर्किंग, TEL, टेल नेटवर्क, टेलनेट है ना ये, देखिए टेलनेट पूछ रखा है, टेली नेटवर्किंग। हार्ड डिस्क इज ए प्राइमरी मेमोरी, ट्रू और फॉल्स? ये देखो हार्ड डिस्क जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है बेटा, प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। तो ये क्वेश्चन हमारे आते हैं। देखो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ URL, यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर ये वेबसाइट का एड्रेस है। देखो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आते ही आते हैं हर बार। देखिए मैं आप लोगों को यही बार बार बताता हूं कि भी जो क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे देखिए अब देखिए मेजर फंक्शन पार्ट ऑफ सीपीयू, अरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। पहले तो फुल फॉर्म जो भी छोटी छोटी चीजें है ना ये याद कर लेना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो मेजर फंक्शनल पार्ट ऑफ सीपीयू कंट्रोल यूनिट होता है बेटा। एएलयू का काम है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, इसका काम है अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना और लॉजिक जमा घटा गुणा करना, यार ये सब काम करना है। एफटीपी स्टैंड फॉर, अभी बताया ना एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है बच्चों नियम। जैसे आपने कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो कंप्यूटर से कंप्यूटर पे या मोबाइल से कंप्यूटर पे कहीं पे भी जाएगी ना, वो एक नियम। जैसे हम चिट्ठी डालते हैं मान लीजिए, या हम कोरियर भेजते हैं, तो कोरियर हम भेजेंगे, अब कोरियर वाले को आप जमा कराया पैकेट, वो पैकेट लेगा, नंबर दे लगाएगा, टैग लगा के फिर एक डब्बे में डाल देगा, फिर उस एरिया के अंदर जाएंगे। इस प्रकार से एक नियम के हिसाब से वो चिट्ठी या पैकेट अपनी जगह पहुंचेगा। इसी प्रकार से फाइल ट्रांसफर के लिए इंटरनेट पे या जो भी है हमने प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है बच्चों नियम, ठीक है ना। ये देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है। फिर देखिए है, देखिए कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन, व्हाट इज विच इज नॉट ए हार्डवेयर डिवाइस। अब ये क्वेश्चन देखिए हार्डवेयर में कौन सा भाई, प्रोग्राम है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस। अब देखो भाई मदरबोर्ड भी हार्डवेयर है जिसको छू सकते हैं, माउस भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, तो प्रोग्राम जो है इसको छू नहीं सकते भाई, ये सॉफ्टवेयर है हमारा, तो ये हमारा हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। अब ठीक है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी डन बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे आप लोग, अब देखिए मैं आपको जूम क्लास पे भी पढ़ा सकता था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं, वेबएक्स से, गूगल मीट से, जूम से, आल सभी में कर सकते हैं बेटा, गूगल मीट पे भी कर सकते हैं। डैश, देखिए ये क्वेश्चन है, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ बिट। अब मैं नहीं बताता, सोचो क्या है ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि डैश इज ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट, नेबल कहते हैं बेटा, नेबल 4 बिट के कलेक्शन को। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए अब देखिए यूआरएल स्टैंड फॉर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, देखो यूआरएल बार बार पूछ रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डैश इज ए पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, फ्लो चार्ट। अरे फ्लो चार्ट को देख के प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि नहीं समझ लेते हैं हम लोग, तो फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंक्लूड ए स्क्रीन कैप्चर टूल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है स्क्रीन कैप्चर। एसईओ स्टैंड फॉर, देखिए आप बताइए, आप एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये फुल फॉर्म बताएगा। जैसे देखिए डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सीपीयू एंड मेजर फंक्शनल पार्ट ऑफ ए सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारा, उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब देखिए एक क्वेश्चन और डिफरेंस है बिटवीन एसईओ एंड एसईएम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मशीन। तो एसईओ और एसईएम इनके बीच में डिफरेंस पूछ रखा है, ठीक है। कैच मेमोरी क्या है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूं, आप लोग ये देखते रहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है बेटा, व्हाट इज कंप्यूटर डिस्कस वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर किसे कहते हैं और इसके अलग अलग जनरेशन के बारे में बताइए। अब ये तो क्वेश्चन आता ही आता है हर बार कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, या तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम पूछेगा या इसकी जनरेशन पूछेगा कि अलग अलग जनरेशन कौन कौन सी होती है। जैसे इसके अंदर देखिए हम एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल, 8 नंबर का क्वेश्चन आया बेटा, देखिए आयो ना, देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें और देख लेते हैं, देखिए इसमें भी क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। भाई ये तो क्वेश्चन पेपर में हर बार आता ही आता है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें आया है, ब्लॉक डायग्राम आया हुआ है। और इसके बाद में देखिए एएलयू एंड सीयू क्या होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कॉमन कॉमन से क्वेश्चन है भाई, ये 3 पेपर अगर आपने ढंग से सोल्व कर दिए ना, पेपर देके कूदते कूदते आओगे जी, हमारा पेपर बहुत बढ़िया हो गया। अब तक मैंने जो जो बच्चों को बताया है उन सबके बहुत अच्छे अच्छे पेपर हो चुके हैं और वो बड़े खुश खुश पेपर दे के आए हैं, ठीक है। और मजे की बात, आपके पास तो 2 दिन पड़े हुए भी फिलहाल,
तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने आप लोगों को बताया है क्वेश्चन कौन कौन से आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूं, जो हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। ये फिगर नंबर 1.7 दे रखा है, पेज नंबर 13 पे इस किताब के अंदर 13 पे, भाई फर्स्ट चैप्टर के अंदर दे रखा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या क्या होता है, इनपुट होती है, स्टोरिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुटिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। ये याद कर लेना बेटा, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग। तो इसमें ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, इनपुट यूनिट दे रखा है, आउटपुट यूनिट दे रखा है, स्टोरेज यूनिट दो तरह के दे रखे हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इस सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में दो चीज दे रखी है, सीयू कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये ब्लॉक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पेपर में आता है, ये आपने याद करके ही जाना है, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। और दूसरा बच्चों जो क्वेश्चन आता है इससे पहले दे रखा है भाई जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट चैप्टर के अंदर दे रखा है। जनरेशन का मतलब क्या है, जब कंप्यूटर बना था, तो भाई कंप्यूटर बना था, उसके बाद कंप्यूटर में धीरे धीरे तरक्की होती चली गई, तो ये अलग अलग तरह की जनरेशन के बारे में बात कर रहा है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्वेश्चन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ये देखिए, एक्सप्लेन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल, 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का आया हुआ है इसमें। इसके बाद में और इसमें भी दिखा देता हूं आपको, देखिए व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट करता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, पहले पेज ये दे रखा है, पहले चैप्टर में पेज नंबर 3 पे दे रखा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये 1949 से लेकर के 1955 तक ये अलग अलग तरह के कंप्यूटर बने। जो इसमें पहला बना है ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, कई बार ये पूछ लेता है। ठीक है ना, बड़े बड़े कमरे जितने कंप्यूटर होते थे भाई, बहुत बिजली खाते थे ये हमारे। ठीक है, इसके बाद है EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेट वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर थोड़े और छोटे हो गए, यानी कि कमरा पहले तो होल कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर था, अब थोड़ा छोटा कंप्यूटर होगा। फिर EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ये भी याद कर लेना नाम यार, यूनिवेक, यूनिवर्सल। ठीक है ना, ये कंप्यूटर धीरे धीरे बहुत बड़े होते थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब लगी होती है, बहुत मेमोरी खाते थे, बहुत हीट हीट जनरेट होती थी, बोले इतने स्मार्ट नहीं थे। ठीक है, फेल हो जाते थे, बार बार खराब हो जाते थे। फिर सेकंड जनरेशन शुरू करते हैं 1956 से 1965। अब इसमें भाई IBM कंपनी के अलग अलग कंप्यूटर आ गए। ठीक है ना, यूनिवैक के आगे, CDC के आगे, या अच्छे कंप्यूटर आने लगे, इसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करने लगे वैक्यूम ट्यूब की बजाय। और इसमें स्मॉलर साइज के कंपोनेंट थे, साइज छोटा हो गया। ठीक है, लेसर बिजली खाने लगे, हीट कम बनाने लगे ये। अब ट्रांजिस्टर बहुत छोटा होता है ना हमारा, और कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। ये स्पोर्ट्स मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग शुरू होगी इसमें। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1966 से 1975 तक, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। अब इसमें क्या भाई, IC इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, ट्रांजिस्टर है, IC, साइज बहुत छोटा हो गया हमारा ये। ठीक है, पहले कंप्यूटर से कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, कम बिजली खाने लगे, हाई स्पीड बढ़ गई इसकी हमारी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग करने लगे। फिर है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर टू प्रेजेंट, अब इसको बोलते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो 1976 से प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है ना, और इसके बाद में भाई ये खास बात क्या हुई, कंटेन हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, कंटेन्स ह्यूज स्टोरेज वॉल्यूम, ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है ना, गीगाबाइट में मेमोरी आ गई इसमें। और अकोम्पनीड बाय ग्रेटर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क एंड स्टोरेज, अब नेटवर्किंग शुरू हो गई भाई, इंटरनेट वगैरह शुरू हो गया। फिर है फिफ्थ जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन कंप्यूटर हमारे ये। तो फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर, जो अब रिसेंटली जो चल रहे हमारे 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर हमारे चल रहे हैं, जिसमें हम AI वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्ट कंप्यूटर हमारे बन गए हैं, सेल्फ डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर बन गए हैं हमारे। तो ये है हमारे जनरेशन के बारे में, ये अच्छे से कर लेना बेटा, ये 8 नंबर क्वेश्चन आएगा जनरेशन के बारे में। फिर क्या होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक किताब में दे रखा है, अच्छे से कर लेना।
ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया। फिर हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्वेश्चन ये बार बार आता है बेटा। जैसे देखो, व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर क्या है, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है बेटा। तो हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर कलेक्टिवली नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। फिजिकल कंपोनेंट या जिस चीज का कंप्यूटर बना होता है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर का सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड डाटा डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसमें सेट ऑफ हमारे डॉक्यूमेंट्स है, ये हमारे सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बार बार आता है बच्चों, बूटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट इज बूटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। बूटिंग किसे कहते हैं, कोल्ड बूटिंग क्या होता है, हॉट बूटिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। बार बार क्वेश्चन आता है पेपर में, ये देखो, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बूटिंग, ठीक है ना, बूटिंग कितनी तरह का होता है, क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ बूटिंग, व्हाट इज बूटिंग, एक्सप्लेन इट्स हाँ ये देखो, व्हाट इज बूटिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप आल्सो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज बूटिंग, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बूटिंग्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बूटिंग किसे कहते हैं। देखो दोनों दूसरे पेज में पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें भी दिखा देता हूं आप लोगों को, इसमें भी पेपर आया होगा क्वेश्चन। देखो, डिफरेंस बिटवीन कोल्ड बूट एंड हॉट बूट आया आया हो ना, देखो ये। तो ये क्वेश्चन तो इसके बिना पेपर बनता ही बनता नहीं भाई, ये भी आपने करना ही करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है, कोल्ड बूटिंग एंड हॉट बूटिंग। तो अब इसमें देखिए बूटिंग क्या है, हम कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर को जो हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के टाइम में डोस है ना, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा रन हो जाता है। वो क्या करता है, रोम के अंदर से एक होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बूटस्ट्रैप लोडर होता है बेसिकली कंप्यूटर के अंदर। वो क्या करेगा, रोम में से जो मेन हमारा बायोस है ना, उसको डाउनलोड कर देगा रैम के अंदर, यानी कि रैम कार्ड के अंदर उसको ले आएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। और बूटिंग दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग और हॉट बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जिसमें जब कंप्यूटर को शुरू में स्टार्ट करते हैं, तो दो काम हो गए, एक तो रोम में से वो फाइल को निकाल करके रैम में लेकर आएगा, क्लियर है, कौन लेकर आएगा, डोस, ठीक है, और ये बायोस के थ्रू लेकर आएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू लेकर आएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और दूसरा, सभी जो डिवाइसेस लगा रखी हैं, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, प्रिंटर, माउस, उन सबको ये चेक करेगा वो ठीक से कनेक्टेड है या नहीं है। और हॉट बूटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रीस्टार्ट करना। मान लो हमने कोई सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाला है, तो सॉफ्टवेयर डालने के बाद में रीस्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हॉट बूटिंग। अब फाइल तो ऑलरेडी रैम में लाई रखी है, तो वो क्या करेगा, सभी डिवाइसेस को चेक करेगा, जो सी डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर हमने कनेक्ट किए हैं ना, उन सबको चेक करेगा। मान लो नया सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, तो नया सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल जो किया है ना, उसको वो चेक करेगा, ठीक है, और चेक करने के बाद में उसको वो मैनेज करता है। तो ये कहलाता है हमारा हॉट बूटिंग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पेपर बार बार में आता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है, बूट प्रोसेस कि कौन को, एक है POS बेटा, इसका फुल फॉर्म क्या पूछ जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है ना, तो अपने आप को टेस्ट करता है, सभी चीजों को टेस्ट करता है, उसको बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद में सीपीयू के बारे में क्वेश्चन पूछता है, सीपीयू किसे कहते हैं। तो सीपीयू बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, ALU होता है, प्राइमरी स्टोरेज होती है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम दे रखा है, ये कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आता है क्वेश्चन मेमोरी, भी मेमोरी कितनी तरह की होती है, क्या होती है, भी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू दी प्रोसेस, स्टोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, और स्टोर्स दी फाइनल रिजल्ट्स। यानी कि मेमोरी तीन काम करता है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन और डाटा को स्टोर करता है, दूसरा बीच के रिजल्ट है उनको भी स्टोर करता है, तीसरा क्या होता है, फाइनल रिजल्ट को। इम मान लो जैसे कैलकुलेटर है, इब आपने 5+6 दबाया, अब जब 5+6 दबाया तो 5 कित चला गया भाई, वो 5 चला गया मेमोरी के अंदर। फिर प्लस में 6 दबाया, अब 6 जो दिख रहा है वही मेमोरी के अंदर, 5 भी मेमोरी के अंदर है, इक्वल टू 11। अब 11 कहाँ है, मेमोरी के अंदर, 5 भी मेमोरी के अंदर रखा है, 6 भी मेमोरी के अंदर रखा है। तो 5 तो था हमारा पहला डाटा,
प्लस का इंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन थी, 6 हमारा सेकेंड डाटा था और फाइनल डाटा हमारा हो गया 11। तो ये सब कहाँ पे स्टोर हो गए? मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में। अब टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी ए मेमोरी कार्ड, वर्चुअल डिस्क। तो ये सब हमारी मेमोरी के बारे में है। फिर टाइप ऑफ मेमोरी, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप ऑफ मेमोरी पेज नंबर 20 पे रखा है। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या है? यूज टू सिस्टम विदाउट द नॉलेज ऑफ नॉर्मल यूजर। प्राइमरी टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन चिप। अब प्राइमरी मेमोरी में हम डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं, ठीक है ना। रैम कार्ड जो है हमारा वो प्राइमरी मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, रैम कार्ड है ना, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी है, जिसमें हम एक बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार। वोलेटाइल का मेमोरी आपने पावर स्विच ऑफ कर दी, पावर स्विच ऑफ करने पे मेमोरी आपकी खत्म होगी तो उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और स्विच ऑफ करने के बाद भी पावर जो मेमोरी सेव रहेगी उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब भाप बन के उड़ जाना। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल एक वोलेटाइल मैटर है। पेट्रोल को आपने थोड़ी देर कटोरी में डाल के रख दिया तो उड़ जाएगा ना। तो उसी प्रकार से जो मेमोरी बिजली जाने पे खत्म हो जाती है, स्विच ऑफ करने पे खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। तो रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या काम करती है? परमानेंट होती है, पहली बात है, नॉन वोलेटाइल होती है, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लो स्टोरेज कॉस्ट होती है और डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं परमानेंटली। तो ये है। इसमें कौन कौन सी आएगी? रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब रोम भी अलग अलग है। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है, याद कर लेना। और सब्जेक्टों में भी आपके आएंगे। फिर है कैच मेमोरी। कैच मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, कैच मेमोरी किसे कहते हैं। अरे कैच मेमोरी का मतलब मैं आपको बताता हूँ, सीधी सी बात है यार। तुम्हारा जो तुम मोबाइल पे, मान लो तुमने किसी को कॉल किया, ठीक है ना, तो आपका लॉग रजिस्टर जो है ना, वो आपकी जो भी आपकी इनपुट कॉल और आउटपुट कॉल जो भी है, मिस कॉल है, सारों का रिकॉर्ड रखता है ना। अब उसमें जो रिकॉर्ड है वो, वैसे तो आपका जो सारा मोबाइल नंबर आपने मेमोरी में सेव कर रखे हैं, परमानेंटली सेव कर रखे हैं, लेकिन उसको ढूंढने में टाइम लगता है। तो जिसको आपने एक बार कॉल कर दी तो तुरंत दोबारा कॉल करनी है तो लॉग रजिस्टर में जाके कॉल कर सकते हो ना आप लोग। तो इस तरह की मेमोरी को बोलते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी बेसिकली मेन मेमोरी का छोटा सा हिस्सा होता है, जिसमें हमारी फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला डाटा है ना, उसको रखते हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। अब आपने बैंक में कभी गए हो, देखा आपने कैशियर बैठा होता है और मेन पैसे रखे ना तिजोरी में, वो क्या करता है, कुछ पैसे वहां से लेके आ जाता है और बैठ जाता है। जिसको पैसे देने हैं पैसे दे देता है, और पैसे जमा करने हैं जमा करता रहे, बार बार तिजोरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैश मेमोरी इस प्रकार की मेमोरी है जो बीच में मेमोरी है, कि मेन मेमोरी में से बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमारा टाइम बच जाता है। इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। फिर एक होता है सीपीयू स्पीड एंड सीपीयू वर्ड लेंथ। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार देख लेना आप लोग। तो मैं ज्यादा लंबा अपना वीडियो ना करके, ये बेसिक्स एक बार मैंने आपको बताया है, इतना ही एक बार आप कर लीजिए। बाकी मैं समय निकाल करके एक वीडियो और डाल दूंगा, तो जिसमें आप लोगों को ये सारे पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा। क्योंकि जो मैंने आपको बता दिया इसको करने में आपको समय लगेगा, तो ये कर लेना आप लोग, ठीक है। हो सकता है मैं शाम को एक वीडियो बना करके और डाल दूं, जिसमें आप लोगों को और फायदा मिलेगा। तो 2 वीडियो या 3 वीडियो में टोटल सारा कवर हो जाएगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये रेगुलर का सब्जेक्ट होता है बेटा, तो मैं इसको अगले सेमेस्टर में बनाने वाला था इस पे वीडियो, लेकिन आपकी डिमांड है, फंसी है, तो कोई बात नहीं है। 2 दिन पड़े हैं, आज का दिन और कल का दिन पड़ा है, तो तैयारी कर लीजिए। तो हो सकता है आज शाम को भी डाल सकता हूँ और एक वीडियो कल भी डाल सकता हूँ, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मैंने जो जो कहा है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लेना, किताब खोल के याद कर लेना, बार बार रिपीट करके सुन लेना, और पेपर आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं। और ये पेपर का डायग्राम मैंने दिखा दिया है, वीडियो पॉज करके देख लेना भाई। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए ना, फ्लो चार्ट, ये देखना, पेपर आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, किताब में को सेम आंसर दे रखे किताब में, ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो यूआरएल किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म, ये यूआरएल की फुल फॉर्म याद करनी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो मैं वीडियो, 2 और वीडियो मुझे बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। आधा आधा घंटे के मान लो कह सकते हो, उसमें आपका टोटल सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा और आप तैयारी करके पेपर देने जा सकते हो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।
कमेंट करके मेरे को बताइए आप लोगों को कैसा मेरा वीडियो लगा। आवाज साफ सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी? मैं जल्दी जल्दी बोल रहा था ताकि आप लोग जल्दी बोर ना हो, क्योंकि तुम लोग में इतना पेशेंस तो होता नहीं, जल्दी सुन लो बात, ठीक है ना। इसलिए छोटा वीडियो बनाने के लिए मैंने इतना प्रयास किया है। तो मेरे पास मुझे ज्यादा इसका ज्ञान नहीं है, बस मैं आप लोगों की हेल्प करने का और आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। जो बच्चे आज के टाइम में घबराए हुए ना कि जी हमसे पेपर की तैयारी नहीं होती, जी हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैंने आजकल ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, इसका इस्तेमाल करके मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उत्साहित रहें और खुशी खुशी पेपरों की तैयारी करके और पेपर दे के आए। कमेंट करके जरूर मेरे को बताएं। मजा तो आएगा बेटा, मैं मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूं। तो ये चैनल जो मेरा है विकास जैन एकेडमी, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में, अपने जानकारों के साथ में, अपने कॉलेज के और सब विद्यार्थियों के साथ में शेयर करें। मैं हर ब्रांच के हर सब्जेक्ट, पॉलिटेक्निक का हर ब्रांच के हर सब्जेक्ट के मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, हर टॉपिक को समझा सकता हूँ अच्छे से। मेरे लिए बहुत ही आसान है और रियल में वास्तव में बच्चों आसान है। जब मेरे लिए आसान है तो आप लोगों के लिए तो और भी आसान है। तो और आप लोगों की हेल्प मैं कर रहा हूं। बस मैं बार बार रिक्वेस्ट आपसे करता हूं, बच्चों नकल मत मारना, चीजों को सीखने की कोशिश करो। ये चीजें सीखी हुई जिंदगी भर काम आएगी। अब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, तो मैं सीख के आया हूं तभी तो पढ़ा रहा हूं। हर ये चीज आपको आनी ही चाहिए। सीखने के लिए पढ़ो बच्चों, डिग्री डिप्लोमा लेने के लिए मत पढ़ो। सीखोगे जिंदगी भर काम आएगा। नौकरी की कोई कमी नहीं है, जिसको काम आता है उसको नौकरी की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। टेक्निकली बच्चा कभी भूखा नहीं मरता भाई, नोटों में खेलता है वो, ठीक है। तो बात को समझो, चीजों को सीखो यार। सीखोगे तभी तो किसी का कोई काम करोगे, कोई काम कर तभी पीछे देगा तारती। इस बात में समझो तुम, ठीक है। तो नियत से सीखो भाई, अपनी जिम्मेवारी मान के सीखो भी। हर सब्जेक्ट का पर्पज है आपको कुछ सिखाना। उसमें देखो क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, क्यों सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है जी। जैसे आपको व्हीकल चलाना आना चाहिए भाई, एक्टिवा है, बिजली का स्कूटर है, बाइक है, ये सब बच्चों को आना चाहिए। मतलब बच्चे इन दी सेंस जिनका 18 साल से ऊपर एज है उनको, ठीक है। लेकिन व्हीकल आना चाहिए। तो ये सब चीजें जरूरत हैं जो कि आप लोगों को सीखनी है। तो कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए, साइंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए बच्चों। कॉर्पोरेट वर्ड है, इंग्लिश बहुत आसान है। अरे अंग्रेज का बच्चा हमारे से न्यारा है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, प्रयास करने पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग, हम लोग गांव देहात के बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करके हम कर सकते हैं, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज जरूर बताएं ताकि मुझे पता चले। अच्छा लगा तो अपना कॉलेज का नाम भी बताएं, आप कौन से कॉलेज के कौन सी ब्रांच के विद्यार्थी हो, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कौन कौन से कॉलेज के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और दूसरा मेरा व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपको दे रखा है 9466460178, उस पे भी आप मैसेज करके बता सकते हो। पेपर देने के बाद में बहुत सारे बच्चे उसके पेपर देने के बाद में बताते हैं जी हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो यार मैं किन्हीं बच्चों के काम आ रहा हूँ। मैं, मेरे कारण से कुछ बच्चे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, किसी की समस्या मैंने सॉल्व की, ठीक है ना। तो मेरा पर्पज भी है। और दूसरा, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं जी। किसी को किसी तरह की दिक्कत आ रही है पढ़ाई करने में, टॉपिक समझ नहीं आ रहा, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं बेटा इस चीज का एक्सपर्ट हूँ। मेरे को 30 साल हो गए, बच्चों को, हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है और मेरे को अच्छा लगता है। तुम लोग जब, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर के पास आदमी जाता है बीमारी में, वैसे फंसी में हमारे पे कोई नहीं आवे, बीमारी में आते हैं। वैसे ही मैं तारा डॉक्टर हूँ, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर हूँ। और मैं आप लोगों की जो पढ़ाई ना करने वाली बीमारी है ना, इसको ये मत समझो कि तार में कोई कमी है। तार में कमी नहीं है भाई, बीमार पड़ गए, जैसे अभी बीमार हो जाते हैं, बुखार हो गया, कि बुखार में अपन ने कुछ करा है क्या? बीमार पड़ गए तो फिर क्या करेंगे? दवाई लेंगे। तो इसी प्रकार से मैं तारा डॉक्टर हूँ, हर समस्या का समाधान है। हर बच्चे की थोड़ी थोड़ी समस्या होती है, टेक्निक लगाता हूँ, बताता हूँ, 2 महीने बच्चे की समस्या सोल्व हो जाती है। बच्चा बढ़िया कूदता कूदता पेपर दे के आता है। चीजें बहुत आसान है यार, इतनी मुश्किल नहीं है। और मजेदार पढ़ाई है। इंजीनियर तो इंजीनियर होते हैं भाई, ठीक है, हाथ का हुनर है। जिंदगी भर मौज करोगे, चीजों को सीख सीख के करो, और फिर मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूं, ठीक है। बस यही है कि अलग अलग कॉलेज के बच्चे जो हैं, पॉलिटेक्निक के कॉलेज के बच्चे हैं, उनके साथ में मेरा ये लिंक जो है ना,
मेरे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, उनको बोलो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। मैं एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आप लोगों को बोरिंग पढ़ाई लग रही है, मैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में हूं और आसान बनाने के चक्कर में। ठीक है ना? और चीजें बहुत आसान है, करनी तो पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेगी। अब डॉक्टर है, डॉक्टर ने एडमिशन तो ले लिया, और वो पढ़े नहीं तो लोग है ना मारेगा भाई। समझ गए ना आप लोग? अब तुम इंजीनियर हो यार, तो तुम लोगों को काम तो आना चाहिए। अब तुम लोग कल को कंपनी में जाओगे, फैक्ट्री में जाओगे, या जो भी काम, अब काम तुम्हें आएगा नहीं तो क्या क्या बनाओगे भाई? तुम किस तरह करोगे? तो काम को सीखो नहीं ऐसे बच्चों। ठीक है? और फिर तारा बहाना खत्म है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, तो बेटरली तैयारी करो, कमेंट करो, और सीखने की भावना सीखो, करके बताओ कैसा लगा। जिन्होंने आज का वीडियो देख लिया, कुछ सीख लिया, वो मैसेज जरूर लिखे, डन लिख के मेरे को, DONE डन, डन लिख के मेरे को बढ़ाए, मेरा हौसला बढ़ाएं कि हाँ जी हमारी बात समझ में आई। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी दूंगा, आप कमेंट करके बताइए कि चाहिए कि नहीं चाहिए तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो। तो कमेंट आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और एक बात हो रहा है, एक वीडियो, दो वीडियो और बनाऊंगा मैं। ये दो वीडियो और देख लिए ना, 15-15 मिनट के दो वीडियो और बनाऊंगा। पहले वीडियो में थोड़ा समय लगता है, 15 मिनट के दो वीडियो और बनाऊंगा, वे देख लें, तुम कूदते कूदते पेपर दे के आओगे, सारा अटेम्प्ट करके आओगे। तो मेरे को कमेंट करके बताइए या मैसेज करके बताइए चाहिए कि नहीं चाहिए आपको वीडियो, क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बच्चों, तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ऑल दी बेस्ट। ये कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांचेज का, ठीक है ना? फर्स्ट सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट है, तो आपस में एक दूसरे से शेयर कीजिए, तैयारी करो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा, कमेंट करके बताइए कब चाहिए आपको वीडियो। ओके, ऑल दी बेस्ट। लिख लिख के तैयारी करो बच्चों।